हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। ये क्लास 1 होगा जिसमें आप बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। माय नेम इज निकिता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्लास बेसिक लेवल वालों के लिए है, तो आप अच्छे से बैठ जाएं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगी और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके इंग्लिश जर्नी में। 2024 आने वाला है कुछ ही दिनों में, सो बी कंसिस्टेंट, बी हियर। और अगर आपको लगता है कि आप एकदम से नए हैं और आप कैसे सीखेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस बने रहे वीडियो में। मैं एंड तक आपको रीडिंग भी करना सिखाऊंगी और मैं बेसिक लेवल भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डेली का 30 मिनट्स भी देते हो, देन इट इज मोर देन इनफ फॉर बिगिनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में हमारे पास 52 वर्ण हैं, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, A to Z। ऑलराइट, आपको ये पता होगा अल्फाबेट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश में ये जरूर सुने होंगे कि LSRW नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। और व्हाट इज दिस LSRW? LSRW, सो LSRW इज नथिंग बट लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो जब भी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ठीक है, आपको लिसनिंग करना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी रीडिंग करना है, उतना ही जरूरी जो है आपका बोलना है, स्पीकिंग है और राइटिंग है। तो मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली का 30 मिनट्स दें, जिसमें कि आप 10 मिनट्स जो है लिसनिंग और रीडिंग प्रैक्टिस अलग से आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे रीड करना है। फिर आपका राइटिंग प्रैक्टिस, आप जब भी ये क्लास देखें और क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक टॉपिक दूंगी जिसपे आपको लिखना है। अगर आप डेली 10 मिनट्स लिखने की भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ लिसनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, दैट वुड बी योर 30 मिनट्स अ डे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आगे जाकर के। आगे देखते हैं। 26 अल्फाबेट्स जो है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका रिटन पार्ट, ठीक है। रिटन क्या हुआ कि हम जो लिखने के काम में यूज करते हैं, और एक है आपका ओरल पार्ट जो कि हम बोलने के टाइम में यूज करते हैं। तो रिटन में हमारा क्या आता है? अपर केस और लोअर केस। तो ये अपर केस और लोअर केस क्या हुआ? अपर केस लोअर केस में हो गया कि जैसे आप अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है तो वो ये सीखता है कि अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में कैसे लिखते हैं, ठीक है, लोअर में कैसे लिखते हैं। तो ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो ये हो गया आपका कैपिटल लेटर और ये हो गया आपका स्मॉल लेटर। ऑलराइट, तो आपको इतना समझ में आ गया कि रिटन में दो पार्ट की बात करें तो ओरल में आपका आ गया दो पार्ट, जहां पे आप ओरली, ठीक है, स्पोकन टाइप, जहां पे आप बोल के कुछ आप बता रहे हो, तो उसमें साउंड की भी जरूरत होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओरल में आ गया आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। हिंदी में हम वॉवेल को स्वर वर्ण भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। वॉवेल जो है इंग्लिश में 5 टाइप्स के होते हैं और व्यंजन जो है आपका 21 टाइप का होता है, ठीक है। टोटल टाइप्स कितने हैं कांस्टेंट के? 21, और वॉवेल कितने हैं? 5। टोटल अगर 26 अल्फाबेट है, उसमें से 5 अगर आपका वॉवेल है, तो बाकी बचे कितने? 21। तो 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कौन कौन से हैं? वॉवेल में आपका आता है A E I O U, A E I O U। और जो कॉन्सोनेंट है, आप कॉन्सोनेंट में बाकी बचे जितने भी लेटर हैं A E I O U को छोड़ के, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। एक नया टर्म है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ये बताता है कि इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स होते हैं। जैसे हमने देखा 26 लेटर्स, दैट इज 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही टोटल 44 साउंड्स होते हैं। अगर हम वॉवेल की बात करें तो वॉवेल के केस में हमारे पास टोटल 20 साउंड्स हैं, और कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमारे पास 24 साउंड्स हैं। आपको ये बात याद रखना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट जब आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तब। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई लेटर की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी एक लेटर ऐसा होता है जिसकी साउंड जो है वो एक से ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि मैंने एक एक वर्ड बोला तो उसका साउंड उसका सेम ही होगा हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार, आप जब कार लिखते हो तो इसका साउंड आता है आपका कार, कार, मात्रा क्या आ रही है? आ। बट आप जब कैट लिखते हो तो सेम CA ही लिख रहे हो, बट इसकी साउंड क्या आ रही है? कैट, ए की मात्रा आ रही है। तो सेम ही लेटर है बट साउंड डिफरेंट है। तो एक लेटर का मोर देन वन साउंड हो सकता है, इसलिए आपको साउंड पे भी फोकस करना जरूरी है बिकॉज इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, मैंने देख लिया वॉवेल में कितने टाइप्स होते हैं, टोटल कितने वॉवेल्स हैं? तो 5 वॉवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। साउंड्स कितने हैं? 20। और कॉन्सोनेंट में कितने साउंड्स हैं? 24। अब हम बात करके लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, जो मैंने 20 साउंड्स की बात करी है, इसमें वॉवेल में दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोप्थॉन्ग्स, जो कि टोटल 12 होते हैं, और दूसरा होता है आपका
डिफथोंग्स, ये 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने साउंड्स हो गए? 44 साउंड्स हो गए, 20 वोवेल एंड 24 कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, इतना आपने सीख लिया। तो आपने एक नया चीज सीखा, IPA, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। साउंड, साउंड के बारे में अभी हमने देखा कि एक लेटर जो है उसका मोर देन वन साउंड हो सकता है। तो साउंड में ए, ई, लाइक दिस। साउंड के बाद आता है आपका लेटर। हमने देखा कि लेटर क्या हो गया, जैसे कि ए हो गया, दैट इज वन लेटर। अब हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स कैसे हो जाएगा? मोर देन वन लेटर, दैट इज लेटर्स, ठीक है। अब लेटर से क्या बनता है? वर्ड। अगर मैं P प्लस E प्लस N करूं तो ये क्या बनेगा? मेरा पेन। तो ये लेटर था ना तीन, ये तीन लेटर मिलके क्या बन गया? वर्ड बन गया। तो ये पेन बना, दैट इज वर्ड। अब यही वर्ड जब मैं दो तीन वर्ड एक्स्ट्रा मिला दूं तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? सेंटेंस। तो कैसे ये ऑर्डर में जा रहा है? एक लेटर था, ठीक है, तो बहुत सारे लेटर्स मिल गए, तो लेटर्स मिले तो क्या बने? वर्ड। तो जैसे कि P था, एक लेटर था, फिर लेटर्स में मैंने देखा PEQ, कुछ भी आप डाल दो, बहुत सारे लेटर्स हो गए। अब यही लेटर मिल करके जब वर्ड बनाते हैं तो एक वर्ड हो गया। और इसी में से जब बहुत सारे वर्ड मिल करके जब एक सेंटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, तो ये क्या है? सेंटेंस है। आई ईट, आई ईट बिरयानी, ओके, तो मैं बिरयानी खाती हूँ, बट मैं डेली तो नहीं खाती हूँ, बट स्टिल। ऑलराइट, सो मैं अगर यहाँ पे ये बोलूँ कि आई एम ईटिंग बिरयानी, दैट मीन्स मैं अभी बिरयानी खा रही हूँ, जो कि मैं कर नहीं रही हूँ, फिर भी मैंने एक सेंटेंस दिया कि आई एम ईटिंग बिरयानी, तो ये एक सेंटेंस बना, राइट। इस सेंटेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आई, आई यहाँ पे मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें भी आई सब्जेक्ट है, क्योंकि डूअर कौन है? आई। कौन खा रहा है? आई खा रहा है, तो डूअर क्या हो गया? ईट क्या है? मेरा वर्ब है, ईट इज वर्ब हियर। क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन है जो कि परफॉर्म हो रहा है, खाना एक एक्शन है, क्रिया है, ठीक है। क्या खाया जा रहा है? बिरयानी। आई एम ईटिंग बिरयानी, ठीक है, ये भी मेरा वर्ब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने ये सीखा कि अल्फाबेट कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि अल्फाबेट्स के बाद आपने देखा कि साउंड होते हैं, फिर साउंड के बाद आपने देखा लेटर बनते हैं जो कि अल्फाबेट हुआ, फिर लेटर से क्या बनता है? वर्ड, फिर वर्ड से क्या बनता है आपका? सेंटेंस, राइट। इतना आप सीख चुके हैं, तो गिव योरसेल्फ अप्लॉज, क्योंकि आप इतने लेवल पार कर चुके हो। नाउ आई एम सेइंग दैट माय नेम इज निकिता, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मेरा नाम निकिता है, दिस इज आल्सो अ सेंटेंस। ऑलराइट, तो ये अब आप समझ गए हो कि वर्ड क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, ठीक है। साउंड, 44 साउंड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स मिलके अल्फाबेट्स बनाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 26 अल्फाबेट्स। ऑलराइट, यहाँ तक आप समझ चुके हो। सेंटेंस के बाद हम देखेंगे पैराग्राफ होता है, ठीक है, फिर स्पीच होते हैं, तो ये सब आप देखोगे आगे जाके। और साउंड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे एक कोई साउंड है तो उसका मीनिंग बहुत ही, मतलब मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है। ऑलराइट, एक नया टर्म है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल क्या होता है? जैसे Y और W, ये सेमी वोवेल कहलाता है। इसको हम कभी कभी वोवेल के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग वोवेल भी होता है, और कभी कभी जो है इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट के फॉर्म में भी होता है। ऑलराइट, तो ये था सेमी वोवेल के बारे में। अब हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में। जैसे कि मैंने सेंटेंस ऑलरेडी करा रखा है, आप वीडियो देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो उसमें। मैंने ये सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी करा रखा है। अब एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? अभी हमने देखा सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वर्ब जानना बहुत जरूरी है। वर्ब टोटल V1, V2, V3, V4 एंड V5, 5 तरीके के होते हैं। मीन्स इसमें आप बेस फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस तरह से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, आप ये आगे जाके सीखोगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। वर्ब क्या हुआ मेरा? एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो भी एक्शन परफॉर्म किया वो मेरा क्या होगा? डूअर, तो वो क्या होगा मेरा? अल्टीमेटली सब्जेक्ट। इसको हम प्रोनाउन भी बोलेंगे,
या फिर नाउन भी बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है, दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। आप प्लीज लिख लेना इसको, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दी बेसिक। अगर आप बेसिक सही रखोगे तो आपका घर बहुत मजबूत बनेगा, ऐसा हम सुनते हैं। वैसे ही अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होगा आगे जाके। सब्जेक्ट क्या हुआ? डूअर ऑफ द एक्शन, जो प्रोनाउन या नाउन होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। दैट डज द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, दैट डज द एक्शन। यहाँ पे आप अदर वर्ड भी ले सकते हो सब्जेक्ट का, दैट डज द एक्शन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में हम अब ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं। पहली तो बात ये कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ, निकिता। निकिता टीचर्स, ठीक है। मैंने कहा निकिता टीचर्स, तो टीचर्स यहाँ पे मेरा क्या है और निकिता मेरा यहाँ क्या है। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, निकिता टीचर्स में व्हाट इज निकिता एंड व्हाट इज टीचर्स। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में व्हाट इज निकिता एंड व्हाट इज टीचर्स। मैं आपको कहूंगी कि आप पॉज करो और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर करो, फिर आप चेक करो कि आप सही थे या गलत। निकिता इज सब्जेक्ट, ठीक है। टीचर्स यहाँ पे क्या है? वर्ब है, क्योंकि टीचर्स क्या है? एक्शन है। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? निकिता, ठीक है। तो निकिता टीचर्स, निकिता इज सब्जेक्ट एंड एक्शन इज टीचर्स। Action is teachers, that is verb is teachers, and subject is Nikita. So subject is the doer of the action that does the action. Pronoun or noun, जैसे कि person, place, thing, idea performing the action. कभी कभी ये इससे भी बढ़ के कुछ और हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में आपको खोजना पड़ता है सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की भी बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम आगे जाके देखेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल आप ये देखो कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जिसमें आप दो और ऐड करो, हु और हु एवर, दिस इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट, ठीक है। आपको एकदम से ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में जब भी आप किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स देखोगे, अगर आई दिख गया, वी दिख गया, यू दिख गया, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, हु, हुएवर, दैट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर डूअर, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, निक स्लीप्स, ठीक है। निक स्लीप्स, इसमें आप बताओ मुझे सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। Nick is the subject and sleeps is the verb. That is the action. And who is performing the action? Nick is performing the action. What is the action? Sleeps. Nick sleeps. Now I'm going to give you the second sentence. We are learning English. ठीक है, we are learning English. इसमें subject क्या है और action क्या है? What is subject and what is action? We is the subject and learning is the action verb. Action, that is verb. ठीक है। आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, हु एवर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट। बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। फिर यहाँ पे आपने देखा वी आर लर्निंग इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी, लर्निंग क्या है? एक्शन, दैट इज वर्ब। फिर दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। नाउ टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द एक्शन हियर। यहाँ पे दे क्या होगा मेरा? सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द प्ले? एक्शन और वर्ब। गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आई एम गोइंग टू गिव यू कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस दूंगी, ठीक है। अब उस कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में से आपको ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पहला, आई एम हंग्री, पहला है आपका आई एम हंग्री। दूसरा, रितु टीचर्स इंग्लिश, रितु टीचर्स इंग्लिश। आप ये भी देखते जाओ, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको ट्राई करना है कि आप उसको इमिटेट करो। आई एम हंग्री, रितु टीचर्स इंग्लिश, दिस इज ऑल्सो सेंटेंस जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में सीखना है, ठीक है। द एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयज आर इन अ मीटिंग, द एम्प्लॉयज आर इन अ मीटिंग। यहाँ पे सेंटेंस क्या है? द एम्प्लॉयज आर इन अ मीटिंग,
All right. Next sentence is the boy from my class, the boy from my class presented an excellent speeches, excellent speech at our graduation. All right. The boy from my class presented an excellent speech at our graduation. Next is Ravi, Raja, and Ritu are having lunch. What is the sentence? Ravi, Raja, and Ritu are having lunch. अब आपको ऑलराइट, मैंने पॉज लेने के लिए कहा था। अब आपको ये बताना है मुझे, सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये, इसमें से सब्जेक्ट क्या है। यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ, आप चेक कर लें कि आपने सही लिखा है या गलत। पहले सेंटेंस में आई एम हंग्री में सब्जेक्ट होगा आई। दूसरे सेंटेंस रितु टीचर्स इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा आपका रितु। तीसरे सेंटेंस द एम्प्लॉयज आर इन अ मीटिंग में सब्जेक्ट होगा आपका द एम्प्लॉयज। फोर्थ सेंटेंस द बॉय फ्रॉम माई क्लास प्रेजेंटेड एन एक्सेलेंट स्पीच एट आवर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा आपका द बॉय फ्रॉम माई क्लास। द बॉय फ्रॉम माई क्लास इज द सब्जेक्ट। और जो लास्ट सेंटेंस है रवि, राजा एंड रितु आर हैविंग लंच, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा रवि, राजा एंड रितु। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट। एंड ये जो आपका सेंटेंस है रवि, राजा एंड रितु आर हैविंग लंच, इसमें आपका ये तीनों सब्जेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर डूइंग द एक्शन ऑफ हैविंग लंच, सो ऑल ऑफ देम आर हैविंग देयर लंच, राइट? सो दैट्स व्हाई आपका सब्जेक्ट रवि, राजा एंड रितु तीनों होगा। आई होप आपको सब्जेक्ट में अब कोई भी डाउट नहीं होगा एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट सब्जेक्ट क्या है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिस कराया है कि सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा हिंदी में 52 वर्ण है, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। ठीक है, हमने देखा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा 26 अल्फाबेट्स दो टाइप में डिवाइडेड है, रिटन जो कि अपर केस एंड लोअर केस होता है, कैपिटल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, लोअर केस में ए बी सी ऐसे लिखते हैं स्मॉल लेटर में। ओरल में आपका वॉवेल होता है जो कि स्वर वर्ण कहलाता है, जो 5 होते हैं टोटल, वो होते हैं ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन, जो कि आपका 21 टाइप्स के होते हैं। फिर हमने देखा कि वॉवेल जो ये 5 होते हैं उसमें साउंड्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स में 20 साउंड्स मेरा वॉवेल का होता है। ठीक है, और 24 साउंड्स जो है वो कॉन्सोनेंट का होता है। ऑलराइट, फिर हमने देखा कि वॉवेल में ही मोनोप्टॉन्ग्स होते हैं जो कि 12 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज डिप्थॉन्ग्स जो कि 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमने देखा साउंड के बारे में कि एक लेटर का जो है मोर देन 1 साउंड भी हो सकता है, इसलिए हमें साउंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस करना है। फिर साउंड में हमने देखा साउंड में अ ए इस तरह से जो साउंड निकलते हैं, फिर लेटर होता है, फिर लेटर वर्ड में कन्वर्ट होता है और ये वर्ड जो है एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, आई ईट बिरयानी मैंने आपको बताया, जिसमें कि आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, ईट क्या है मेरा वर्ब, दैट इज action. Okay, I teach English, I am eating biryani. तो I am eating biryani is talking about now moment. ठीक है, अभी के बारे में बात हो रही है, बट मैं अभी खा नहीं रही हूँ। ओके, अल्फाबेट्स, फिर साउंड, फिर लेटर, फिर वर्ड, सेंटेंस, सेम चीज मैंने रिपीट किया था। ऑलराइट, फिर सेमी वॉवेल के बारे में देखा था, वाई और डब्ल्यू भी होता है, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों टाइप्स के मीनिंग को ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमने देखा वर्ब का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करना। सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन है, जो भी एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो डूअर जो है वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ये प्रोनाउन और नाउन हो सकता है, दैट इज द एक्शन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन इज द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, निकिता टीचर्स, सब्जेक्ट इज निकिता एंड टीचर्स इज द वर्ब। ओके, सब्जेक्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, हूएवर, जब भी आप ऐसे टाइप के वर्ड देखते हो एक सेंटेंस में, दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट, क्योंकि ये ही डूअर है जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। निक स्लीप्स में सब्जेक्ट निक है और वर्ब क्या है मेरा, स्लीप्स। ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है मेरा वी एंड एक्शन क्या है मेरा, लर्निंग, सीखना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दे प्ले क्रिकेट में दे इज द सब्जेक्ट एंड प्ले इज द एक्शन वर्ब। अब कभी कभी आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगी जो हम बाद में जाकर के देखेंगे, जैसे ही के साथ हम बोलेंगे स्लीप्स, और जब ये आई,
वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल नेम आएगा तो उसके साथ हम बोलेंगे स्लीप। ऐसा क्यों होता है, ये हम टेंस में सीखेंगे। ओके, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हमने देख लिया है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप पीछे जाकर के देख लें। इसका आंसर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपका ये है। रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो मैं आपको एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स के बारे में बताऊंगी। ये बुक है, ठीक है, ऑली रिचर्ड्स की। आई होप कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। इस बुक से आप वोकैबुलरी और इंग्लिश को बहुत ही फन वे में सीखेंगे, ठीक है। सो आप इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप अपने फ्री टाइम में इसको पढ़ सकें। टेबल ऑफ द कंटेंट्स, ठीक है, अदर बुक्स इन द सीरीज, इंट्रोडक्शन है अबाउट द स्टोरीज एंड देन हाउ टू रीड इफेक्टिवली, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। द 6 स्टेप रीडिंग प्रोसेस, 6 स्टेप होती है रीडिंग प्रोसेस की, हम वो भी जानेंगे। फिर परसिस्टेंट पेज, एंड देन सेकंड इज अ लिस्ट ऑफ लाइव्स, थर्ड इज अ टेरिबल टाउन, फोर इज माय फ्रेंड द सुपर कंप्यूटर, फिफ्थ इज द टाउन ऑफ स्कल टूथ, सिक्स इज द चर्च, and 7 is discussions on dating, and 8 is monster challenge. All right, let's read about the story. हमें about the stories पढ़ना जरूरी है so that we can understand इस book में है क्या। A feeling of progress is important when reading in a foreign language. एक जो प्रोग्रेस की फीलिंग होती है ना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। विदाउट दिस, बिना इसके यू हैव नो मोटिवेशन टू कीप रीडिंग, बिना इसके आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि आप पढ़ते रह जाओ। ऐसा होता है ना कि हम इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि क्यों ही पढ़ रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है। The stories in English, short stories for intermediate learners, have been designed to give you this feeling of progress. ये जो बुक है, जो स्टोरीज इन इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप एक फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस फील कर सको। फर्स्ट, ईच स्टोरी हैज बीन केप्ट शॉर्ट, हर स्टोरी जो है शॉर्ट में रखा गया है, एंड ब्रोकन डाउन इनटू चैप्टर्स, इसको चैप्टर्स में तोड़ा गया है। दिस गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश रीडिंग, ये आपको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी कि ठीक है, आप रीडिंग कंप्लीट कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, ठीक है, यू आर एबल टू डू इट, आप सक्षम हो। वट यू हैव स्टार्टेड, आप जो भी बुक स्टार्ट कर रहे हो, आप एबल हो कि आप उसको खत्म कर पा रहे हो, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे वांटिंग मोर, और फिर आप नेक्स्ट डे आ रहे हो कि मुझे और बुक चाहिए पढ़ने के लिए। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ देयर इज सो मच आई डोंट नो इन इंग्लिश, ये आपकी ये जो फीलिंग है ना, रिड्यूस कर देती है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ है जो मैं इंग्लिश में नहीं जानती, देयर इज सो मच आई डोंट नो इन इंग्लिश, बट ये आपका धीरे धीरे कम हो जाए। द इंग्लिश इन द स्टोरीज इज रिच एंड वैलिड, ये जो इंग्लिश जो लिखी गई है इस स्टोरीज में, जितने भी स्टोरीज हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही रिच है, बहुत ही क्लासी है और वैलिड है, डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम ही काइंड ऑफ स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं, इस तरह का नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज alright, but still understandable for intermediate learners. आप बिगनर हो, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस बुक ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक इंटरमीडिएट लेवल के लिए बुक है, ठीक है, जो कि वो इस बुक को पढ़ के समझ सकते हैं। ईच स्टोरी इज रिटन इन अ डिफरेंट जॉनर इन ऑर्डर टू कीप यू एंटरटेन, ये डिफरेंट जॉनर में लिखा गया है हर स्टोरी को, ताकि आप एंटरटेन रह सकें। जैसे हमने अभी कंटेंट देखा था, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स थे। There are plenty of dialogues, giving you lots of useful spoken English words and phrases to learn. There are plenty of dialogues, बहुत सारे dialogues हैं, plenty of means like plethora of dialogues means बहुत सारे variety, बहुत ज़्यादा amount में dialogues लिखे गए हैं, giving you lots of useful spoken English words, जो आपको बहुत ही useful English spoken words देने वाली हैं and phrases बताने वाली हैं ताकि आप सीख सकें, ठीक है, सीखने के लिए। देयर इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ टेंसेस फ्रॉम वन स्टोरी टू द नेक्स्ट। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम रीडिंग करते करते हम ये भी सीखेंगे कि टेंस क्या है, और जब हम ग्रामर में सीखेंगे तब तो हम एक्सपर्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ टेंसेस फ्रॉम वन स्टोरी टू द नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ टेंसेस है वन स्टोरी से लेकर नेक्स्ट स्टोरी तक। सो यू कैन प्रैक्टिस कॉमन वर्ब्स इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब्स जो है आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, तो आप वर्ब्स जो है इस रीडिंग प्रैक्टिस के थ्रू भी सीखते रहेंगे। तो वेराइटी ऑफ टेंसेस है, और उसके साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमन वर्ब्स को, जो कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म्स में हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि V1, V2, V3, V4, V5, तो इसमें V5 को छोड़ के और V4 को छोड़ के ये तीनों क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। दिस विल मेक यू अ मोर कॉन्फिडेंट यूजर ऑफ इंग्लिश, ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट यूजर बना देगा इंग्लिश का, एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिचुएशंस विदाउट गेटिंग लॉस्ट। आपको डिफरेंट सिचुएशन समझ में आने लगेगी बिना खोए हुए। आप ये फील नहीं करोगे कि मैं तो लॉस्ट हूँ, मैं कैसे इस सिचुएशन को समझूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। English short stories for intermediate learners supports you with some special learning features. ये जो English short stories है जो कि intermediate learners के लिए ये बुक है, ये support करेगा आपको with some special learning features. इसमें बहुत ही special learning features है। There are regular summaries of the plot to help you follow the story and make sure you have not missed anything important. इसमें बहुत ही ज़्यादा regular summaries है,
जो भी प्लॉट है, जिसके भी बारे में है, जैसे बहुत सारे डायलॉग हैं और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो रेगुलर समरीज भी प्रोवाइडेड है इस बुक में, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप स्टोरी को फॉलो करो और ये मेक श्योर करो कि आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर रहे हो। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको पता चल रही है समरी के थ्रू। You will find comprehension questions at the end of each chapter to test your understanding of what has happened in the story and encourage you to read in more detail. आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं कैसे सेंटेंस को पढ़ रही हूँ, ठीक है? साथ ही साथ आपको मीनिंग भी बता रही हूँ। यू विल फाइंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मिलेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ताकि आप टेस्ट कर सको खुद के अंडरस्टैंडिंग को, व्हाट हैज हैपेंड इन द स्टोरी, जो भी कुछ स्टोरी में हुआ है, क्या हुआ है, वो आप खोज सको। एंड इनकरेज यू टू रीड इन मोर डिटेल। आपको इसलिए इस चीज के थ्रू आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप डिटेल में जाके इसे पढ़ सको। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स हैज बीन क्रिएटेड टू गिव यू द सपोर्ट यू नीड। ये जो बुक है ये इसलिए बनाया गया है ताकि इससे आपको सपोर्ट मिल सके। दिस हैज बीन क्रिएटेड टू गिव यू द सपोर्ट यू नीड। जो जो आपको सपोर्ट नीडेड है, जो आपको सपोर्ट चाहिए, वो ये बुक आपको प्रोवाइड करेगी। सो यू कैन फोकस ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड हैविंग फन। आप फोकस उसके थ्रू क्या होगा कि आप फोकस कर सकते हो रीडिंग पे, लर्निंग पे और हैविंग फन। आप पढ़ते पढ़ते जो है फन भी करोगे, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप बोरिंग तरीके से इंग्लिश सीखो, आप फन वे में भी सीख सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज सीखेंगे, हाउ टू रीड इफेक्टिवली। अब ऑब्वियसली रीडिंग से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड इन आवर मदर टंग, और हमारे मदर टंग में, वी रीड इन डिफरेंट वेज। हम डिफरेंट वेज में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट स्किम अ न्यूज आर्टिकल क्विकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेन इवेंट्स। वी माइट स्किम अ न्यूज आर्टिकल क्विकली, मतलब कि हो सकता है कि हम एक न्यूज आर्टिकल को स्किम करें। स्किम मतलब क्या होता है कि सरसरी निगाह से बस पढ़ते चले जाना कि इंपॉर्टेंट क्या था, ठीक है? वी माइट स्किम अ न्यूज़ आर्टिकल क्विकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेन इवेंट्स। मेन इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्विकली स्किम करते चले जाते हो न्यूज़ आर्टिकल को। और या फिर वी माइट स्कैन द पेजेस ऑफ अ बस टाइम टेबल लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। वी माइट स्कैन द पेजेस ऑफ अ बस टाइम टेबल। हो सकता है कि हम स्कैन कर रहे हो बस टाइम टेबल के पेजेस को, जस्ट फॉर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। हमको कोई एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस जानना है, उसके लिए जो है हम पूरे पेजेस को स्कैन कर रहे हैं। इफ आई गिव यू अ चिल्ड्रंस बुक टू रीड, अगर मैं आपको एक चिल्ड्रन की बुक दे दूं पढ़ने के लिए, यू वुड टर्न द पेजेस क्विकली। आप पेजेस जल्दी जल्दी क्विकली जो है आप पेजेस टर्न करोगे। लर्न फ्यू वर्ड्स क्विकली एंड देन फिर और क्या था आपका, स्किम दिस वर्ड, स्कैन, मदर टंग, इंपॉर्टेंट स्किल, मेन इवेंट, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, टाइम टेबल, लुकिंग, पेजेस, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। सो इफ आई गिव यू चिल्ड्रंस बुक टू रीड, यू वुड टर्न द पेजेस क्विकली। आप जल्दी जल्दी बुक जो है, पेजेस जो है वो क्विकली आप टर्न करोगे अगर मैंने आपको बच्चे की बुक दी तो। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरे तरीके से बात करें तो, इफ आई गेव यू अ कॉन्ट्रैक्ट टू साइन, यू वुड रीड ईच वर्ड केयरफुली। अगर मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि अब तो आपको इस पे साइन करना है, तो उस समय आप क्विकली रीड नहीं करोगे, यू वुड रीड ईच वर्ड केयरफुली। आप एक एक वर्ड को केयरफुली ध्यान से पढ़ोगे। हाउएवर, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज, जब बात आती है किसी भी चीज को फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ने की, रिसर्च टेल्स अस दैट वी लॉस्ट मोस्ट ऑफ आवर रीडिंग स्किल्स। However, हालांकि when it comes to reading in a foreign language, जब बात आती है कि आपको इंग्लिश रीड करना है, ठीक है, मतलब रीडिंग करना है फॉरेन लैंग्वेज में किसी भी चीज को, ठीक है, रिसर्च ने ये बताया है कि दैट वी लूज मोस्ट ऑफ आवर रीडिंग स्किल्स। हम अपने रीडिंग स्किल्स को लूज कर देते हैं। वी स्टॉप यूजिंग स्किल्स लाइक स्किमिंग एंड स्कैनिंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टेक्स्ट। हम स्टॉप कर देते हैं, ये वाली जो स्किल्स होती है स्किमिंग करने की, स्कैनिंग करने की, वो हमारी स्टॉप हो जाती है, जो कि हमें हेल्प कर सकती है किसी भी चीज को, किसी डिफिकल्ट टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ दैट उसके इंस्टेड वी सिंपली स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड रीड एवरी वर्ड वन आफ्टर द अदर। हम सिंपली क्या करने लगते हैं, बिगनिंग में स्टार्ट जो करते हैं हम बिगनिंग में, और रीड करने लगते हैं हर एक वर्ड को वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। इनएविटेबली वी क्विकली बिकम फ्रस्ट्रेटेड बाय डिफिकल्ट वर्ड्स। अब मैं एक एक वर्ड पढ़ रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मुझे डिफिकल्ट वर्ड दिखेंगे, देन आई विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, राइट? एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ दिस, as long as you are aware of this, however, you can use some simple strategies to avoid this trap and become a better reader. ठीक है? अब जितने ज्यादा आपको इस चीज के बारे में अवेयर है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ आप अवेयर हो इस चीज को लेकर के, however you can use some simple strategies, आप इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो ताकि आप इस ट्रैप से अपने आप को अवॉइड कर सको, एक बेटर रीडर बन सको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है? यू आर रीडिंग दिस बुक, आप ये बुक पढ़ रहे हो बिकॉज यू लाइक द आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद शॉर्ट स्टोरीज। ऑब्वियसली जब भी हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें एडवाइस क्या मिलती है, स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। आप बच्चे की बुक उठा के पढ़ो, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, इससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको पढ़ना आएगा,
ठीक है। सो यू आर रीडिंग दिस बुक बिकॉज यू लाइक द आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद शॉर्ट स्टोरीज। मैं ये बुक इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के आपको सिखाना था। और यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है कि आप ये बुक इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो विद शॉर्ट स्टोरीज। बट वाई, लेकिन क्यों? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद स्टोरीज? बेनिफिट क्या है इंग्लिश स्टोरीज, मतलब इंग्लिश को सीखना विद स्टोरीज? स्टोरीज के थ्रू क्यों सीखे हम? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद स्टोरीज? क्या बेनिफिट है भाई? इंस्टेड ऑफ विद अ टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक से भी तो सीख सकते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रीडिंग। इसको अंडरस्टैंड करने से क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। व्हेन यू रीड बुक्स फॉर फन, जब आप बुक पढ़ते हो वो भी फन के लिए, इस चीज के लिए नहीं कि मुझे एग्जाम में जाकर लिखना है या टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग। इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू माइट रीड इंग्लिश इन अ टेक्स्ट बुक। ये बहुत ही डिफरेंट है शायद उस तरीके से जैसे कि आप इंग्लिश को पढ़ते हो टेक्स्ट बुक में। अब मुझे, आप कोई बुक दे दो, मुझे एग्जाम में लिखना है और मैं उस पर्पज से पढ़ूंगी तो मुझे वो बोरिंग लगेगा ऑब्वियसली। योर टेक्स्ट बुक कंटेन्स शॉर्ट डायलॉग्स विच यू रीड इन डिटेल। आपके इस टेक्स्ट बुक में शॉर्ट डायलॉग्स होती हैं जो कि आप डिटेल में रीड कर सकते हो। विच यू रीड इन डिटेल, जो आप डिटेल में रीड करते हो, राइट। द एम इज टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। दिस इज नोन एज इंटेंसिव रीडिंग। अब उसमें आपको एक एक वर्ड को समझने की जरूरत है, आपका गोल ही वही है। उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। बट जब आप बुक फन के लिए पढ़ रहे होते हो, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर आप बिगनर हो एंड यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो आप बुक पढ़ो फन के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो और आप स्टूडेंट हो, देन ट्राई टू रीड दैट ऑल्सो फॉर फन। अगर आप फन के लिए पढ़ोगे तो अकेडमिक्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, here is another way to look at it। यहाँ पे another way है जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हो। टेक्स्ट बुक्स गिव यू ग्रामर रूल्स एंड लिस्ट्स ऑफ वोकैबुलरी टू लर्न। अब टेक्स्ट बुक क्या करता है, आपको ग्रामर देता है, ग्रामर के रूल्स बताता है और वोकैबुलरी का लिस्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको लर्न कर सको। दे ट्राई टू टीच यू, वो आपको टीच करने की ट्राई करता है, आप सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है। स्टोरीज शो यू रियल इंग्लिश। अब स्टोरीज क्या करते हैं, आपको रियल इंग्लिश दे। दे डू नॉट ट्राई टू टीच यू। स्टोरीज आपको सिखाने की कोशिश नहीं करते इसलिए आपको अच्छा लगता है। इनफैक्ट बोथ काइंड्स ऑफ रीडिंग आर वैल्यूएबल। मैंने कहा ना आपको, बोथ काइंड्स ऑफ रीडिंग्स आर वैल्यूएबल, राइट। दोनों काइंड ऑफ रीडिंग जो है वो वैल्यूएबल है। एक्सटेंसिव भी वैल्यूएबल है और इंटेंसिव भी वैल्यूएबल है। एंड यू नीड देम बोथ इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज इफेक्टिवली। आपको दोनों की जरूरत है इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज इफेक्टिवली। अगर आपको इफेक्टिवली किसी लैंग्वेज को लर्न करना है तो आपके लिए वो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स however is designed to help you with extensive reading। ये जो हमने अभी एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करी, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे आप फन के लिए जब बुक पढ़ते हो तो उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, कहते हैं। ठीक है। तो ये जो बुक है आपका, इस बुक में एक्चुअली बात करी गई है एक्सटेंसिव रीडिंग की। ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं इस बुक के थ्रू। एज यू रीड एंड एंजॉय द स्टोरीज, अगर आप पढ़ते हो और एंजॉय करते हो स्टोरीज को, यू विल ग्रेजुअली इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश वर्क्स। आप जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, तो आपका ग्रेजुअली जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होने लगेगा कि कैसे इंग्लिश काम करता है। इफ यू ऑफन स्टडी विद टेक्स्ट बुक्स, दिस बुक विल बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है। अगर आप मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, यू डोंट हैव एनी रीडिंग लाइक एक्सटेंसिव रीडिंग टाइप ऑफ बुक जिसमें कि आप पढ़ के फन महसूस कर सको, देन अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो इट वुड बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सी द वे ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, दिस बुक विल बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मतलब आप जो डेली यूज कर रहे थे इंटेंसिव रीडिंग, उसकी जगह पे आपको एक एक्सटेंसिव रीडिंग मिल गई है, आपको एक फ्रेश एयर मिल रहा है, राइट। ये एक काइंड ऑफ वे है बताने का आपकी फीलिंग को। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, अगर आपको इसके बिहाफ में बेनिफिट चाहिए लाइक एक्सटेंसिव रीडिंग का, यू हैव टू मेक श्योर यू आर रीडिंग रेगुलरली। अब ये तो बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली रीड करो, रेगुलरली पढ़ो। रीडिंग 1 or 2 पेजेस मे टीच यू अ फ्यू न्यू वर्ड्स। अब रीडिंग 1 or 2 पेजेस, आप 1 या 2 पेजेस पढ़ रहे हो तो इट मे टीच यू अ फ्यू न्यू वर्ड्स। आपको कुछ न्यू वर्ड सिखा देगा अगर 1 2 पेजेस पढ़ रहे हो, बट इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस टू द लेवल ऑफ योर इंग्लिश। ये आपका बिग डिफरेंस नहीं करने वाला। लोग कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें 60 डेज में सिखा दूं, आओ मैं तुम्हें 30 डेज में सिखा दूं। हाउ? मुझे सीखने में 6 to 7 months लगे थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ सीबीएसई बोर्ड, राइट। मैं एक सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हूँ, स्टिल आफ्टर दैट मुझे 6 से 7 महीने लगे इंग्लिश सीखने में। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो 1 2 पेजेस पढ़ने से नहीं होगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। 1 2 पेजेस पढ़ने से आपका बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। विद दिस इन माइंड, अगर आप ये बात को ध्यान में रखते हो, हियर इज व्हाट यू शुड हैव इन माइंड। यहाँ पे चीजें दी गई हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू रीड द स्टोरीज इन दिस बुक। अगर आप इस बुक में स्टोरीज पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो बताया जा रहा है। सो यू लर्न द मोस्ट फ्रॉम देम। तो आप इस स्टोरी से ज्यादा लर्न कर सको, उसके लिए ये फ्यू टिप्स दिए गए हैं। What are those? Number one, there are 2 things that are vital to successful reading. There are 2 things that are vital to successful reading. वो 2 important, right? चीज क्या है जो आपको एक सक्सेसफुल रीडर बनाएगा? Enjoyment and a sense of achievement. जैसे कि आज मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, आज ये पहला वीडियो है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आज आप कुछ नया सीखे हैं,
तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होना चाहिए। आपको एक एन्जॉयमेंट की तरह इसको लेना चाहिए कि आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मैं इंग्लिश में एक लेवल पे हूँ, 0% से मैं 1 और 2% पे गई हूँ, दिस इज़ योर अचीवमेंट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दे मेक यू वांट टू कम बैक द नेक्स्ट डे एंड रीड मोर। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपको क्या फील करा रहा है कि आप कल फिर से वापस आओगे, नेक्स्ट डे फिर से आप पढ़ोगे और ज़्यादा पढ़ोगे। सेकंड इज़ द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, ठीक है? द मोर यू रीड, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। थर्ड इज़ द बेस्ट वे टू एन्जॉय रीडिंग स्टोरीज़ एंड टू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इज़ बाय रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या होता है, वे क्या होता है किसी भी चीज़ को एन्जॉय करना, किसी रीडिंग स्टोरीज़ को, अगर आप स्टोरीज़ पढ़ते हो आपको उसको एन्जॉय करना है एंड टू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर आपको ऐसा फील हो कि मैंने कुछ अचीव किया है, उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप वो रीडिंग के थ्रू कर सकते हो, रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आप स्टार्ट कर रहे हो जिस दिन, उससे लेके एंड तक के दिन, उसके बाद ही आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट और एन्जॉयमेंट फील होगा। तो आपको स्टार्ट करना है और एंड करना है। Four is consequently understanding each word in a story is not the most important thing. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ, मैं एक-एक वर्ड का मीनिंग जाके खोजूँ और 2 पढूँ, फिर पढ़ते रह गए आप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ईच वर्ड इन अ स्टोरी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हर एक वर्ड जो है स्टोरी का वो इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रीचिंग द एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप स्टोरी के एंड तक पहुँच गए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी उसने और लास्ट के कुछ महीने बचे, उसका सबसे मेन गोल क्या होता है? एग्ज़ाम में पास करा दो। तो उसके लिए वो मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है और फिर एंड के दिन उसको रिजल्ट मिलता है कि ही पास द एग्जाम। तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि आप एंड पार कर चुके हो। अगर आप फेल कर गए होते तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता। उसी तरह से आप 2024 आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी कंसिस्टेंट, ठीक है? दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेक्शन पे लेके आ रहा है। यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू रीड इन अ स्टोरी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू रीड इन अ स्टोरी। जरूरी नहीं है कि आप जो भी कुछ स्टोरी बुक पढ़ रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो तो आपको एक एक वर्ड समझ में आए, आपको हर चीज समझ में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल दैट देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, देयर आर द थिंग्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड। कंप्लीटली नॉर्मल है अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड और अ सेंटेंस, इट डजंट मीन यू आर स्टूपिड और नॉट गुड इनफ। जरूरी नहीं है, ठीक है? कुछ-कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि अरे मुझे ये तो समझ में नहीं आया, मैंने किसी के सामने कुछ बोल दिया, प्रोनंसिएशन गलत था, किसी ने मज़ाक उड़ा दिया, या मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सेंटेंस क्या था, इसका मीनिंग क्या था, तो आप स्टूपिड हो गए, आप नॉट गुड इनफ हो, ऐसा नहीं है। यू आर गुड इनफ, यू आर इंटेलिजेंट, आपको बस लगे रहना है। इट सिंपली मीन्स दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप प्रोसेस को एंजॉय करो। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। जैसे हर किसी ने सीखा है, आप अभी यूट्यूब पे जाओ, जिस भी यूट्यूबर को देख लो, सबने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। आज वो एक अच्छी जगह पे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव स्टार्टेड। उन्होंने घबराने की जगह काम करना पसंद किया, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शन इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर समथिंग, ऑलराइट? सो व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फाइंड अ डिफिकल्ट वर्ड? अब आपको क्या करना है जब आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड मिल रहा हो तो? हियर आर फ्यू आइडियाज। अब डिफिकल्ट वर्ड के लिए भी हमारे पास आइडिया है। क्या है? लुक एट द वर्ड एंड सी इफ इट इज फेमिलियर इन एनी वे। अब किसी वर्ड को देखो और ऐसा फील करो कि क्या ये किसी भी तरीके से फेमिलियर है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन योर मदर टंग देयर माइट बी अ सिमिलर वर्ड इन योर लैंग्वेज। अब मेरी मदर टंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि सिमिलर वर्ड हो उसी लैंग्वेज में, ठीक है? टेक अ गेस, गेस लो, यू माइट सरप्राइज योरसेल्फ। हो सकता है आप खुद सरप्राइज हो जाओ कि अरे वाह, मुझे ये वर्ड का मीनिंग पता था। सेकंड इज रीड द होल सेंटेंस मेनी टाइम्स। बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि आपको सेंटेंस को बार-बार पढ़ना चाहिए इफ यू डोंट नो, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर रीड इट मेनी टाइम्स। तो आपको सेंटेंस, उस होल सेंटेंस को जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उसको बार-बार पढ़ो, मेनी टाइम्स पढ़ो। एज़ यू रीड द सेंटेंस रिपीटेडली, आप रिपीटेडली जब उस सेंटेंस को पढ़ोगे, थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द स्टोरी। अब आप ये सोचने की कोशिश करो कि जो भी कुछ स्टोरी में हुआ था, वो क्या था? ठीक है? उसके बिहाफ में आप सोचो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है? ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। अब गेस करने की कोशिश करो कि होल सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है? अगर मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? ठीक है? ऑलराइट। नॉट जस्ट द डिफिकल्ट वर्ड। अब सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड के पीछे नहीं पढ़ना है कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे पूरे सेंटेंस को जानना है, राइट? दिस टेक्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बट इज ऑफन ईजियर देन यू थिंक। ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। जितना आप सोचते हो कि ये बहुत डिफिकल्ट है, उतना ही ईजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो। थर्ड इज मेक अ नोट ऑफ द वर्ड इन अ नोटबुक। एक नोट बनाओ, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा उसका एक नोटबुक में आप वर्ड लिखना स्टार्ट करो, नंबरिंग करना स्टार्ट करो, चेक द मीनिंग लेटर। अब बाद में जाके उसका मीनिंग चेक करो। फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सरप्राइज का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे आपने देखा टेक अ गेस, यू माइट सरप्राइज योरसेल्फ, टेक अ गेस, यू माइट सरप्राइज योरसेल्फ, टेक अ गेस।
यू माइट सरप्राइज योरसेल्फ, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो, सरप्राइज मीन्स हो सकता है आश्चर्यचकित होना, राइट? तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो कॉपी में लिखना है कि सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, फिर आपको चेक करना है कि ये मीनिंग था या नहीं था, फिर आपको देखना है कि ठीक है ये आपका ही मीनिंग था, तो टिक मारो, आप खुश हो जाओ, अचीवमेंट है ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ठीक है? ऐसे ही आप नोट बनाना स्टार्ट करो वर्ड का। फिर 4 नंबर इज समटाइम्स यू माइट फाइंड अ वर्ब। अब कभी कभी क्या होता है, आप एक वर्ब देखते हो, आपको एक वर्ब मिलता है दैट यू डू नॉट रिकॉग्नाइज, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हो, आप रिकॉल नहीं कर पाते हो। रिकॉग्नाइज मींस रिकॉल करना, मतलब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा वर्ब है भाई, और परहैप्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ब इज बीइंग यूज्ड, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्ब क्यों यूज किया गया है, एंड दैट मे फ्रस्ट्रेट, हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, ठीक है? बट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू नो दिस राइट नाउ। अब आपके लिए बहुत ही जरूरी हो गया कि ये वर्ब मुझे नहीं पता था क्या है, बट मुझे अभी जरूरी है कि मैं जानूं कि ये वर्ड क्या है, ठीक है? बट इज ऐसा है क्या, बट इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू नो दिस राइट नाउ? कैन यू स्टिल अंडरस्टैंड द स्टोरी? अब क्या ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप उस चीज को जाने अभी के अभी? कैन यू स्टिल अंडरस्टैंड द स्टोरी? क्या आप अभी भी स्टोरी अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको वो वर्ब नहीं पता है? Usually, if you have managed to recognize the main verb, that is enough. अगर आपको main verb recognize हो गया है कि main verb क्या है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? That is enough for you. Instead of getting frustrated, simply notice how the verb is being used. अब instead of getting frustrated, फ्रस्ट्रेट होने की जगह पे आप ये नोटिस करो सिंपली कि हाउ द वर्ब इज बीइंग यूज्ड, वो वर्ब किस तरीके से यूज हुआ है, एंड देन कैरी ऑन रीडिंग। अब उसके बाद आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, कैरी ऑन रीडिंग। इफ ऑल द अदर स्टेप्स फेल, अगर आपका सारा का सारा स्टेप फेल हो रहा है, और यू सिंपली हैव टू नो द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, अब आप ये सारा स्टेप कर रहे हो लेकिन फिर भी आप फेल हो रहे हो और आपको अब वो मीनिंग जानना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, यू कैन लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी खोलो, वहां पे जाके उसका मीनिंग चेक करो। आई विल ट्राई नॉट टू डू दिस अनलेस यू हैव टू। अब जरूरी नहीं है कि अब आप डिक्शनरी नहीं है तो आप खोज रहे हो कि मैं डिक्शनरी खरीद के लाऊं और तो खोजूं, जरूरी नहीं है, ठीक है? मतलब अगर आपको लग रहा है बहुत ही जरूरी है तो आप करो, आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास गूगल है, तो यू कैन ट्राई, यू कैन चेक इट आउट, बट ट्राई नॉट टू डू दिस अनलेस यू हैव टू, ठीक है? अगर आपको नहीं लग रहा है जरूरी है तो छोड़ भी सकते हो। दीज स्टेप्स आर डिजाइन टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेप्स है ना, ये डिजाइन किया गया है टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए। टू ट्रेन यू टू हैंडल रीडिंग इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट हेल्प, आपको ट्रेन करने के लिए, ठीक है? टू ट्रेन यू टू हैंडल रीडिंग, ताकि आप हैंडल कर सको रीडिंग, रीडिंग प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली कर सको बिना किसी के हेल्प पे, विदाउट हेल्प, ठीक है? किसी का हेल्प नहीं लिए बगैर आप इंग्लिश पढ़ना सीख सको, इसलिए ये डिजाइन किया गया है। the more you can develop this skill, the better you will be at reading. जितना ज्यादा आप रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग स्किल को डेवलप करोगे, the more you can develop this skill, the better you will be at reading. ठीक है? आप ज्यादा बेटर हो जाओगे रीडिंग में, आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, बिकॉज आप सेंटेंस को सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते चले जाओगे। एंड ऑफ कोर्स द मोर यू कैन रीड, द मोर यू विल लर्न। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। Remember that the purpose of reading is not to understand every word in the story. आपको ये भी याद रखना है, फिर से बोलना चाह रहा है कि पर्पस जो है आपका रीडिंग का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक वर्ड को समझना है स्टोरी में, नॉट नीडेड, ठीक है? इसका पर्पस ये नहीं है, ठीक है? रीडिंग इज नॉट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। पर्पस क्या होना चाहिए? सिंपली टू एंजॉय द स्टोरी, आप बस एंजॉय करो स्टोरी। देयरफॉर if you do not understand a word and you cannot guess what the word means from the context, अगर आप guess नहीं कर पा रहे हो, आपको वो word नहीं पता है क्या है, एंड वो वर्ड का मीनिंग आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, सिंपली ट्राई टू कीप रीडिंग। आप फिर भी पढ़ते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में आप जाते हो, क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, फिर भी आप उसको पढ़ के उसका आंसर लिख के आते हो। टीचर सबको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं हर एक क्वेश्चन के मीनिंग को समझाने में, बट स्टिल यू रीड, स्टिल यू राइट, स्टिल यू गिव द एग्जाम एंड देन कम बैक टू योर होम एंड वेट फॉर द रिजल्ट, राइट? So, learning to be happy without understanding everything you read in English is a powerful skill to have because you become an independent and intelligent learner. लर्निंग टू बी हैप्पी, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे खुश रहना, कैसे खुश रहा जाता है, ठीक है? लर्निंग टू बी हैप्पी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग यू रीड इन इंग्लिश, बिना ये जाने कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या था इंग्लिश में, जो भी आपने इस बुक में पढ़ा, उसके अलावा, उसके बावजूद भी आप ये सीखे हो कि खुश कैसे रहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल स्किल है टू हैव, ये स्किल होना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज यू बिकम एन इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट लर्नर, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट लर्नर बन चुके हो। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी पावरफुल स्किल टू हैव, ऑलराइट? सो 6 स्टेप रीडिंग प्रोसेस, अब जो ये 6 स्टेप रीडिंग प्रोसेस है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको जरा सा भी लगा है कि आपने आज की क्लास में कुछ भी नया सीखा है, प्लीज कॉमेंट बिलो, लेट मी नो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, लेट मी नो वेदर यू अंडरस्टूड समथिंग और नॉट। आपको कुछ समझ में भी आया या नहीं, मुझे ये जानना जरूरी है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आ सकूं आपके लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप समराइज करो जो भी मैंने आज आपको क्लास में समझाया है, जितने भी बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आप उसे समराइज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मुझे ये लगे कि आपको समझ में आया है। और मेरी रीडिंग से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड। मैं इसी तरह से नहीं कि इच्छा ही नहीं रखेंगे आप जब तक
कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है और इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन बैठा और इंग्लिश आ गई, 1 महीना बैठा इंग्लिश आ गई। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए, आपको चैलेंज को टैकल करने की पावरफुल स्किल होनी चाहिए, व्हिच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो सी यू देन, विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।